नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आई विश सब अच्छा होगा। ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओके, हम उसी पे बात कर रहे हैं। यूनिट 1 मैंने उसकी करवा चुका था आपको। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इट बिकम प्रॉमिस एंड प्रॉमिस विथ लॉफुल ऑब्लिगेशन, और इट कुड बी सेड दैट एनफोर्सबिलिटी ऑफ लॉ। तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वैलिड एलिमेंट होने चाहिए। तो एक ऑफर वैलिड होगा और एट द सेम टाइम एक एक्सेप्टेंस वैलिड कैसे होगा, उसके लिए भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिकेशन। एक ऑफर कंप्लीट कम्युनिकेटेड कब माना जाएगा और एक एक्सेप्टेंस कंप्लीट कम्युनिकेटेड कब माना जाएगा। उसके बाद हम उसको रिवोक कब कर सकते हैं, यानी क्या समय सीमा है कि जब तक हम क्या कर ले, उसको रिवोक कर ले, राइट, कम्युनिकेट होने से पहले। ये बातें भी हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर सारी बातें करी। फिर हमने ये पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट्स होते कितने टाइप्स के हैं, राइट। और फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग, जैसे फॉर्मेशन के बेसिस पे, एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, ऐसे करते करते हमने सारी चीज़ पढ़ी, राइट, एक्सप्रेशन के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए। फिर हमने ये भी पढ़ा उसके अंदर, उसी लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि भाई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट थे, राइट। और मैंने तब भी बोला था, अभी वापस बोलता हूँ, हर एसेंशियल एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा डिस्क्राइब में अलग अलग यूनिट्स के आगे लेते चलेंगे और इस चीज़ों को और डिस्क्राइब में और डिटेल्स के अंदर आपके सामने लाएंगे, राइट। हमें लोड नहीं लेना है किसी भी बात का। हमें पहली यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बस बात ख़त्म, राइट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बात ख़त्म। अब यूनिट 2 के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई कंसिडरेशन क्या है, राइट। जो यूनिट 2 है हमारी, जो आज हम पढ़ने जाएंगे, उसमें है कि भाई जो एक वैलिड कंसिडरेशन, आपको पता है जब हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन होना अनिवार्य है, कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी है जहाँ पे कंसिडरेशन अगर नहीं भी हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता, राइट। तो हम वो पढ़ेंगे भाई कंसिडरेशन का इसके अंदर, इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर क्या रोल है, क्या उसका अस्तित्व है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और किस किस प्रकार के कंसिडरेशन हो सकते हैं। एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, और जहाँ कंसिडरेशन ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, और सिंपल सा जनरल रूल तो है कि अगर नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। लेकिन कोई एक्सेप्शंस केसेस है, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा, फिर भी हम क्या मानेंगे, वहाँ पे मानेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट जी। तो हमारे सामने, आपके सामने यूनिट है, यूनिट 2 कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं हम, राइट। उसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहला पार्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, कि क्या मीनिंग है कंसिडरेशन के सेक्शंस के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन के अंदर क्या मीनिंग है, क्या इसके एक्चुअल डेफिनेशन है, उसका एनालिसिस करेंगे। देन राइट, उसके बाद लीगल रूल्स क्या है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया एसेंशियल एलिमेंट लीगल रूल्स क्या है एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए। फिर आता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये रूल है लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सेप्शन, ये भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। लोड हमें किसी भी चीज़ का नहीं लेना है, आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। चलो मॉड्यूल से, स्पेशली ये फाउंडेशन वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो मॉड्यूल से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ईजी कोई रहेगा, आप भी मॉड्यूल जब पढ़ने जाओगे तो मॉड्यूल पढ़ सकते हो। मेरे नोट्स है जो कि CA फाउंडेशन लॉ के लिए, वो नोट्स भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। वो नोट्स आपको पूरे इसी चीज़ को शॉर्ट रिवीजन के अंदर, अगर वो नोट्स इस तरीके से नोट्स बनाए हैं कि अगर आप ये पूरे मॉड्यूल, एक बार तो आपको मॉड्यूल से पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। अगर कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज़ करता है, या फिर कोई CS के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज़ करता है, राइट, कोई भी हो, आपको ये नोट्स पढ़ने हैं। ये जो मॉड्यूल की बुक्स है, इसकी PDF आपको अपने पास रखनी है, वो PDF पढ़नी है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में दे रखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ बोल रखी है, और सुप्रीम बॉडी है इन सब चीज़ों के लिए। अगर इंस्टीट्यूट ने हमें ये मॉड्यूल दिया है तो उसमें बहुत चीज़ें सोच समझ के रखी गई है, तो हमें इसको तो पढ़ना ही है। अब लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर इसको पढ़े कैसे, पढ़ने में दिक्कत ये आती है कि सर
इसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है या ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ईजी है। और यही समझाने के लिए मेरे सारे PDF, इवन CA इंटर के हो, CA फाउंडेशन को हो या CA फाइनल को, मैं सब PDF से ही पढ़ाता हूँ। और आई मीन टू से मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूँ, राइट, मॉड्यूल के PDF से ही पढ़ाता हूँ। और रीज़न बिंग कि मॉड्यूल पढ़ना आप सीख जाए तो उससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, राइट। उसके साथ साथ मेरे नोट्स में आपको दूंगा जिसमें ऐसा है कि शॉर्ट टर्म्स में आप कैसे इसका रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके। दैट मीन्स अगर कल एग्जाम है तो आप एक दिन के अंदर सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिवीजन कर सकते हैं, ऐसे कंपाइल करके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ मैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंसिडरेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, ज़रा सीधा आइएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन D के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन D के अंदर क्या दे रखा है। मैं सेक्शन का आपको भी बोल रहा हूँ, लोड मत लीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप चीज़ ध्यान रखिएगा। लास्ट में इसको कंपाइल करके हम इसको याद रखने के लिए एक कंपाइल करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अकॉर्डिंग सबका नाम लिखेंगे एक सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपको हमेशा के लिए सेक्शन याद रह जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 2 के अंदर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या बोलता है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन मेन है, इसका एनालिसिस करेंगे, इसको तोड़ेंगे, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है वो भी समझेगा। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यहाँ तक बात हमने रोक दी, एक टुकड़ा कर दिया अलग से। तो द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, राइट, दूसरी बात है, यानी व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, राइट। इसको टुकड़े करेंगे, समझाऊंगा एक एक लाइन का, सिर्फ टुकड़ा कर रहा हूँ मैं अभी। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, सेम ही बात है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी क्या बात हुई, एक तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कहने का मतलब प्रोमिसर के डिज़ायर पे हमेशा होना चाहिए कंसिडरेशन। दूसरी बात है कि प्रोमिसी और कोई भी हो सकता है सामने, वो क्या करे, या तो प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन क्या करे, या तो कोई काम करे या कोई काम ना करे। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कोई काम नहीं करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फ्रॉम समथिंग सच एन एक्ट, यानी वो काम जो करने का हो या ना करने को, सच एन एक्ट और एग्जिस्टेंस यानी नहीं करने की, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसेस। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़्यादा नहीं हो गया, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ही लॉ पढ़ा लिया आपने? बिल्कुल सही बात है, मैंने इसको टुकड़ा इसलिए किया आपको कि नीचे एनालिसिस के अंदर दे रखा है, उन्हीं टुकड़ों के अंदर उसको पढ़ेगा कि कंसिडरेशन क्या है। फॉर द एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहा है। कंसिडरेशन क्या है, इज एक्ट डूइंग समथिंग, यानी समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो उसके बदले में कोई काम आपसे उम्मीद करूँगा, तो मेरा कंसिडरेशन हुआ वो पैसा, तो आपका कंसिडरेशन हुआ वो काम, यानी परफॉर्मेंस। यू हैव टू डू सम परफॉर्मेंस टू अर्न मनी, राइट। तो हम ऐसे क्यों रखते हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्यों रखते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ आपको कि भैया आपको इस पर्टिकुलर इलाके में ट्रेड नहीं करना है, या फॉर एग्जांपल अब मेरे यहाँ CA का ऑफिस है मेरा, और भैया आप मेरे कोई मित्र है, मेरे दोस्त है, उन्होंने भी ऑफिस वहीं डाला, तो मैंने बोला यार इस इलाके को, तो इस जो एरिया है इसमें मेरा ऑफिस है, आप दूसरे एरिया में कर दीजिए और यहाँ पे मत कीजिए। वो बोले कि यार मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है और अच्छा काम है, नहीं करूँगा। तो मैं कहता अगर आप नहीं करते, अगर आप यहाँ पर नहीं करते तो उसके बदले में 1 लाख रुपीज़ पर ईयरली मैं आपको पे करूँगा यहाँ काम नहीं करने का। तो ये क्या हुआ, कंसिडरेशन फ्रॉम नेगेटिव इफेक्ट, कुछ नहीं करने के लिए मैं उसको रोक रहा हूँ, उसके बदले में उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, राइट। तो कंसिडरेशन दोनों हो सकता है, या तो फॉर एक्ट डूइंग समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दूसरी पड़ेगा कंसिडरेशन इज एग्जिस्टेंस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल पड़ेगा, अजय प्रॉमिस भुवन to guarantee payment of price of the goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here the selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise. यानी A को क्या करना था, A ने भुवन को प्रॉमिस किया कि भाई तू चैतन्य को गुड बेच दे, 1 महीने का उधार जो उसको देना पैसा मेरी गारंटी पर रख ले, 1 महीने बाद वो पैसा दे देगा, मेरी गारंटी नहीं देगा, यानी मेरी प्रॉमिस है। यानी वो A की प्रॉमिस भी क्या है, इट सेल्फ अ कंसिडरेशन फॉर 1 मंथ पीरियड। समझो मेरी बात, यानी ए ने देखेगा, ए ने बी को गुड्स दिया, समझना मेरी बात को, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। ए ने बी को गुड्स दिया, तो बदले में ये क्या देगा, इसको क्या देगा, कैश देगा, सिंपल सी बात, क्या देगा, कैश देगा। लेकिन यहाँ पर इसने मांगा, बी ने मांगा 1 मंथ क्रेडिट टाइम, 1 मंथ क्रेडिट टाइम मांग लिया, राइट। अब जो 1 महीने का क्रेडिट टाइम है, इस क्रेडिट टाइम के लिए, इस 1 मंथ के क्रेडिट टाइम के लिए ये बोल रहा है मैं तुझे गुड्स तो दूंगा, लेकिन 1 महीने तक तू मुझे क्या देगा,
गिरवी बोलते हैं ना, मॉर्गेज। तो ये बोलता है ये सी का प्रॉमिस ले ले तू। किसका? सी का प्रॉमिस। तू सी को मानता है, अच्छा खासा उसकी बातें मानता है, तो सी से अगर मैं करवा दूँ तू दे देगा, ठीक है। सी ने इसको फ़ोन किया, बोले कि भैया 1 महीने तक मेरा प्रॉमिस ही क्या समझ लो आप, अपना क्या समझ लो, अपना कंसिडरेशन। समझ आए मेरी बात? तो क्या समझे हम कि इज़ एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के लिए भी। अब यहाँ पे सब पॉजिटिव बात हो रही है। जो एग्जांपल है इसमें एक का प्रॉमिस 1 महीने तक क्रेडिट के बदले में वो कंसिडरेशन वो मानेगा, उसके बाद जब पैसा आ जाएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो बोले कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी। एग्जाम्पल पड़ेगा, अभिषेक ने प्रॉमिस किया भारती को कि नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ़ भारती वुड पे हिम 1 लाख रुपीज़। कहने का मतलब इसने बोला, भारती ने बोला, सॉरी क्या नाम था इसका, अभिषेक, प्रॉमिसेस भारती, अभिषेक ने भारती को बोला कि भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। कितना दूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा। ये पर्टिकुलर केस जो मेरे खिलाफ तू चला रही है इसको रोक दे, इसको नहीं करने के लिए मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। यानी देयर इज नेगेटिव। नेगेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंसिडरेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे कि वैसा नेगेटिव। कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है कुछ नहीं करने के लिए, वैसे वैसे कंसिडरेशन कुछ नहीं करवाने के लिए पैसा देना भी क्या है? कंसिडरेशन है, राइट। तो कंसिडरेशन इज एक्ट डूइंग समथिंग और इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तीसरा, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ये टुकड़ा किया था ना हमने, व्हेन एट द डिजायर हो, तो कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप समझिएगा, ऑफर कहाँ से निकलता है? ऑफर कहाँ जाता है? एक्सेप्टेंस के लिए। कहाँ जाता है? एक्सेप्टेंस के लिए। और ऑफर कौन देता है? ऑफरर। ये कौन है? ऑफर, यानी एक्सेप्ट करेगा, राइट। ये प्रॉमिसर हुआ, ये प्रॉमिस ही हुआ, प्रॉमिस बनेगा, दैट मीन्स इट कंक्लूडेड एज एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के लिए क्या होता है? फिर कंसिडरेशन होना जरूरी है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑफर, अगर मैंने ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने ए ने ऑफर दिया, तो अपनी डिज़ायर रखी होगी ऑफर में कंसिडरेशन की कि भैया मैं आपसे गुड्स खरीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में, राइट, दिया। बी ने मना कर दिया, मैं ये गुड्स देता हूँ 1,20,000 में। बताओ क्या हुआ? पहला वाला ऑफर क्या हुआ? जो ए ने इसको दिया था 1 लाख रुपए का कि भाई 1 लाख रुपए में गुड्स दे दे, बी ने बोला नहीं, उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और अपना एक नया ऑफर दे दिया, इसको क्रॉस ऑफर दे दिया कि भैया 1,20,000 में लेना हो तो मैं देने को तैयार हूँ। अब जैसे ए ने एक्सेप्ट कर दिया 1,20,000 का, तो अब जो कंसिडरेशन है 1,20,000 वो किसकी डिज़ायर से हो रहा है? कि सर प्रॉमिसर की हो रहा है। और प्रॉमिसर यहाँ पे कौन है? सेकंड वाले में बी है। प्रॉमिसर कौन है सेकंड वाले में? बी की। बी ने अपनी रेट रखी, तो हमेशा जो कंसिडरेशन रहेगा वो हमेशा किसकी डिज़ायर से चलेगा? प्रॉमिसर की डिज़ायर से चलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चौथी बात, कंसिडरेशन में लगाया, ध्यान रखना है, यानी इट मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट है, यानी डिज़ायर, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? में, यानी हो भी सकता नहीं हो सकता, यानी कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर की डिज़ायर से रहेगा। ये फिक्स है, ये मस्ट है और ये कंपलसरी है। नेक्स्ट बात, कंसिडरेशन में, जहाँ में आ गया, में और कहाँ आ जाता है? शैल। शैल आएगा, यानी कंपलसरी, मैंडेटरी वाली बात करता है, एकदम रूल्स एंड स्ट्रिक्टनेस वाली बात करता है। अब मे का मतलब आप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट मीन कंसिडरेशन कैन मे बी मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रॉमिस या एनी अदर पर्सन, कहने का मतलब ए ने बी को गुड्स बेचा। क्या बेचा? गुड्स। बी ने इसको क्या देना था? कैश देना था, यानी पैसा देना था। बी ने बोला मैं सी से पैसा मांगता हूँ, सी को बोला तू ए को पैसा दे दे, ये जो पैसा ये मुझसे मांग रहा है ना, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये की अमाउंट है, तो ये तू दे दे। तो कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ प्रॉमिसी ऑल्सो और एनी मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी ऑल्सो और एनी अदर पर्सन ऑल्सो, राइट। बात समझ में आई? यानी कंसिडरेशन किसी के थ्रू, प्रॉमिसी खुद दे पैसा है, किसी के द्वारा दे तो भी हो सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। सर ये कैसे? सिंपल सी बात है, अगर कोई पास्ट में काम किया गया, उसका पैसा आज मिल रहा है तो इट्स पास्ट कंसिडरेशन, जो मिला आज है, राइट। प्रेजेंट में काम किया और अभी मिल गया तो प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर में काम करेंगे, फ्यूचर में मिलेगा, दैट मीन्स फ्यूचर कंसिडरेशन, राइट। तो ये 5 पॉइंट याद रखेगा। क्या? किसी काम करवाने के लिए या किसी काम से नहीं करवाने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल टर्म्स में। इट एट ऑलवेज बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, इट मे बी मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, और इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अगर कंक्लूजन करें हम इस चीज़ का, किसका?
कंसिडरेशन है क्या? तो कंसिडरेशन का इक्वल्स टू मतलब होता है अ प्रॉमिस और परफॉर्मेंस, प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर, यानी वो सारी प्रोमिसेस और परफॉर्मेंस जो पार्टी आपस में एक्सचेंज करते हैं वो सब कंसिडरेशन कहलाते हैं, सब कंसिडरेशन कहलाते हैं। ठीक है, पड़ेगा इसके कुछ लीगल रूल्स, यानी कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तक भैया? व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के मीनिंग में कोई दिक्कत है? या तो पॉजिटिव हो सकता है कंसिडरेशन या नेगेटिव हो सकता है। ये हमेशा प्रोमिसर की डिज़ायर पे होना चाहिए, ये प्रोमिसी के द्वारा मूव कर सकता है या फिर कोई दूसरे लोगों के एनी अदर पार्टी से मूव कर सकता है। चौथी बात, इट मे बी अ प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और कंक्लूजन क्या है? जब दो पार्टी आपस में परफॉर्मेंस और जो बातें करती है उनका एक्सचेंज होना, यही एक तरीके से कंसिडरेशन है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रिगार्डिंग लीगल रूल्स क्या है? तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, सिंपल सी बात, अभी जो मैंने बात की आगे, कोई दिक्कत है इसमें? हमेशा प्रोमिसर की डिज़ायर से मूव होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता आपका, हाँ ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल क्या बोलता है। आर सेव्स, आर ने बचाई एस के गुड्स को फायर से, यानी आर सेव एस गुड फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवार्ड फॉर हिज सर्विसेज एज द एक्ट बीइंग वॉलंटरी, यानी कहने का मतलब आर ने एस के गुड्स को फायर से बचाया। अब आर बोलता है मैंने तेरे गुड्स को बचाया, मुझे रिवार्ड दे। वो बोले यार मैंने बोला ही नहीं था, मैंने बोला था क्या तुझे बचाने का, तूने क्यों? मैंने नहीं, हमेशा जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर की डिज़ायर पे होगा, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, को दिक्कत है इस पर्टिकुलर बात में, उसको और डिटेल में पढ़ लेना है यहाँ पर कि अगर प्रोमिसी हमेशा, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा लोग, दूसरा पर्सन भी उसको क्या कर सकता है? फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। ये एग्जाम्पल पढ़िएगा, अच्छा एग्जाम्पल है। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with the direction to pay certain sum of the money to the maternal uncle by way of annuity, यानी एक ओल्ड लेडी ने क्या किया अपनी डॉटर को, यानी यहाँ पे ये ओल्ड लेडी है और ये इसकी डॉटर है, ठीक है, डी और ये ओ है, ठीक है। इसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और प्रॉपर्टी बोला आज से तेरे नाम प्रॉपर्टी, लेकिन एक शर्त रखा दी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि प्रॉपर्टी तेरे नाम है, मुझे तो चाहिए नहीं, जीवन में कुछ सब कुछ बचा नहीं, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन उसकी जो पैसा है, कुछ पैसा आपको जो आपके अंकल है उनको देना पड़ेगा, उनके जो बुढ़ापा है वो आराम से निकल जाए एन्युटी के रूप में, ठीक है, फिक्स पैसा देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से उनको कुछ ही नहीं चाहिए, एक उनका जो दिनचर्या जो खर्चा निकल सके वो देना है। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन द फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे द एन्युटी। फिर उस डॉटर ने क्या किया कि भाई उसकी तो शादी हो गई, वो बाहर चली गई, ठीक है, फॉरेन चली गई, तो उसने अपने भाई के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी और बोला कि आज से प्रॉपर्टी का मालिक तू बन जा, लेकिन जो वादा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में डील है, जो क्लॉज है, उसने वापस उसके अंदर लगाया कि भैया वो एन्युटी है उसको आपको देनी पड़ेगी, अंकल को हमेशा जीवन भर, जब तक वो जीवित है तब तक आपको देनी पड़ेगी। तो डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड द अंकल सूड टू रिकवर इट, ठीक है। डॉटर, अब क्या हुआ, डॉटर ने कोई एन्युटी पे किया ही नहीं, तो अंकल ने उसके खिलाफ केस कर दिया, राइट। तो ये डीड तो ब्रदर के नाम चली गई थी, पड़ेगा। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। अब चाहे डॉटर ने आगे सब कॉन्टेक्ट कर दिया यार, आगे किसी के नाम से एग्जीक्यूट कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे अगर डॉटर ने अपनी ऑब्लिगेशन आगे फॉरवर्ड कर दिया, डॉटर ने क्या किया, वो चाहे ज़मीन नाम करे या खाली ऑब्लिगेशन नाम कर दे कि भाई मैं तो हूँ बाहर, ज़मीन मेरे नाम रहेगी, भाई तू क्या करना, अंकल को हमेशा मैटर कुछ एन्युटी के अमाउंट देते रहना, या तो ऐसे बोल दे या फिर प्रॉपर्टी तेरे नाम करती हूँ और तू एन्युटी देते रहना, राइट। कुछ भी हो, ऑब्लिगेशन डॉटर क्या कर सकती है, आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कंसिडरेशन था उस डॉटर का कि उसको हर महीने क्या देना है, एन्युटी देनी है, किसको, उस ओल्ड मैन को, राइट। समझे मेरी बात। यहाँ इस केस में क्या किया इसने, चिन्नैया वर्सेस रमैया, इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि भाई ओल्ड लेडी ने डॉटर के अपने बेटी के नाम किया प्रॉपर्टी और बोला कि भाई उसका कुछ पैसा अपने अंकल को देते रहना जब तक वो जीवित है। डॉटर ने क्या किया, वो तो चली गई बाहर, उसने क्या किया, वो जो पेमेंट देने का जो ऑब्लिगेशन है वो अपने भाई के नाम कर दिया। किसके नाम, भाई के नाम, राइटिंग में ले लिया, बोला आज से तू देगा अंकल को पैसे और ये तेरी जिम्मेदारी। अंकल के गए कोर्ट में चले गए, बोले भैया ना तो उसकी डॉटर ने दिया ना उसके ब्रदर ने दिया, मुझे पैसा नहीं दिया और मैं डॉटर पे केस करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम करी थी उस समय, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज था कि डॉटर को पैसा देना और उसके नाम प्रॉपर्टी। अगर वो आगे बेच भी देती है, पैसा भी लेती है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेचा तो अगर आगे गिफ्ट दे रही है, बेच रही है, वो उसका ऑब्लिगेशन है, ठीक है, वो उसका लुकआउट है।
ओल्ड लेडी ने तो इसके नाम प्रॉपर्टी करी थी और इसके बदले में ये मांगा था कंसिडरेशन कि भाई उसको एन्युटी के रूप में पैसा देवे, राइट, और उसने नहीं दिया। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, जो वो अंकल है वो केस रिकवर कर सकता है, पैसा रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन क्या हो सकता है, या तो प्रोमिस से मूव होना, जरूरी नहीं कि डॉटर ही पैसा देगी तो हो सकती, कोई और पर्सन भी दे तो उसको मतलब उसको पैसों से मतलब है। तो कंसिडरेशन में भी मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, इसको डिटेल में पढ़ना। वही सारी बातें जो एनालिसिस पढ़ी वो नीचे पढ़ रही है। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन ये हुआ, यानी A pays 5,000 to B and B promised to deliver him a certain quantity of wheat within a month. In this, A pays the amount whether B merely makes a promise. Therefore, the consideration is been executed, whereas the consideration promised by B is executory. यानी कंसिडरेशन दोनों हो सकता है, एग्जीक्यूटेड हो सकता है और एग्जीक्यूटरी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड कहने का मतलब, मैंने किराने पे गया, मैंने उसको पैसा दिया 10,000 रुपये और मैंने बोला भाई ये आइटम मुझे चाहिए, मेरे घर में कोई शादी वादी है और इतना माल आपको लाना है अगले महीने की इतनी तारीख को, 1 महीने का टाइम दे दिया। यानी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा पैसा देना, जो मेरा कंसिडरेशन था वो एग्जीक्यूटेड हो चुका है, मैंने पैसा दे चुका हूँ, मेरी तरफ से लाइबिलिटी पूरी हो चुकी है। अब उसका जो सामने किराने वाले का है वो 1 महीने बाद मुझे गुड्स देगा, यानी उसका अभी भी दायित्व है, उसके अभी भी ऑब्लिगेशन है और उसका जो कंसिडरेशन वो अभी भी एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि मैंने पैसा दे दिया, उसके बदले माल अभी तक आया नहीं है, 1 महीने बाद आएगा। तो वो कंसिडरेशन क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, राइट। यानी जहाँ पे एक तरफ से काम बाकी हो एग्जीक्यूटरी, और जहाँ पे काम पूरा हो जाए वो एग्जीक्यूटेड, यानी पूरी तरह से कंसिडरेशन दे चुके हैं। वापस कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डेफिनेशन में भी दे रखा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब, ए प्रोमिसेस सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिज़ायर, ए ने बोला कुछ सर्विस दूंगा बी को अपनी डिज़ायर पे। आफ्टर वीक, 1 हफ्ते बाद, बी प्रोमिस टू कंपेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिज़ायर, ए ने कोई सर्विसेज परफॉर्म की बी के लिए, बी ने बोला मैं कंपेंसेट करूंगा जो तूने काम किया उसके बदले में। इट्स सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन, यानी आज तू मेरे लिए काम कर ले, मैं तुझे 1 महीने बाद या 1 साल बाद या जब भी मैं कंपेंसेट तुझे जरूर करूंगा। तो वो कंसिडरेशन क्या हो गया? पास्ट में किया गया काम के लिए कंसिडरेशन फ्यूचर में देना, राइट। ऐसा क्या प्रेजेंट में हो सकता है, ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है, राइट। तो सर पास्ट में किए गए काम का अगर कंसिडरेशन फ्यूचर में देते तो फ्यूचर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए? नहीं, काम जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक परफॉर्मेंस है, जो अगले ने जो परफॉर्मेंस किया है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पास्ट में किया, तो कंसिडरेशन पास्ट में मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कब रहा है? आगे मिल रहा है। तो कंसिडरेशन हमेशा क्या कहलाएगा? पुराने कामों का कंसिडरेशन। अपन नहीं कहते कब पैसा आया कि एकदम से कोई दिखता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स को पैसा आ जाता है, अरे वाह आज तो कि इतने पैसे आ गए, तो बोलते भाई यार ये पुराने काम है, पैसे रुक रुक के आ जाए, समझ रहे हो। तो हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन पुराना है, जो पैसे अटक चुके थे और आ जाए। तो कंसिडरेशन इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन एडुकेट हो यही हमेशा कंपलसरी नहीं है। कंसिडरेशन एडुकेट हो कंपलसरी नहीं है कहने का मतलब, देखिएगा, एक्स प्रोमिसेस टू सेल्स अ हाउस वर्थ ₹6 लाख फॉर 1 लाख ओनली, 6 लाख का घर 1 लाख में बेच रहा है, ठीक है। The adequacy of the price itself not render the transaction void unless the party plague that the transaction take place under coercion, undue influence। अब 6 लाख का घर, करोड़ का घर अगर मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ तो मेरी मर्जी में बेच सकता हूँ। अपन ये आप ये नहीं कह सकते, इस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि भैया कंसिडरेशन इनएडुकेट है, 1 करोड़ का 1 लाख में कैसे बेच सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, ये नहीं, ठीक है। हाँ, अगर अगली पार्टी ये नहीं बोले कि भाई मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया, या इस बेसिस पे, यानी कोरिएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक्स, इन बेसिस पे अगर किसी तरीके का ऑब्जेक्शन उठाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, वॉइडेबल कब होता है? जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी को पीड़ित पक्ष हो, ठीक है, वो बोलता है भाई मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ और इन रीजन के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है, राइट। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और खाली कंसिडरेशन की इनएडुकेंसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो क्या रहेगा? हमेशा वैलिड हो सकता है, वो हमेशा क्या रहेगा? वैलिड। हाँ, किसी केस में अगर ज़्यादा डिटेल में किसी लॉ के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको अंदर जा सकते हो, लेकिन कंसिडरेशन कैसा भी हो सकता है, राइट। कोई दिक्कत? देखिएगा, ये पड़ेगा, बट एज एन एक्सेप्शन इफ़ इट इज़ शॉकिंगली लेस, अगर बहुत ज़्यादा लेस हो, अगर आपको दिख रहा है केस यार ये तो गड़बड़ी लग रही है यार, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 लाख में कैसे बेच रहा है, एंड द अदर पार्टी जो बेच रहा है आपको लग रहा है कि उसका कंसेंट वॉज नॉट फ्री डेट इन दिस इनएडुकेटेड कंसिडरेशन, वो बाहर जाके रो रहा है, कह रहा है मैंने सस्ते में बेच दी, ये हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, तो आप समझ सकते हो कि कंसिडरेशन में कहीं लोचा है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और बाद में इसी चीज़ को हम एविडेंस के रूप में ले सकते हैं, राइट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भैया? अभी तक क्या पढ़ा
कि सर हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ये तो डेफिनेशन में भी था, हमने रट लिया इसको, तो याद हो गया, हमें रटना नहीं है। डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होगा, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है कंसिडरेशन। एडुकेसी होना कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं, इन एडुकेट भी हो सकता है, और वो हमेशा प्रोमिस की तरफ से ही मूव होगा, जरूरी नहीं एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी हो सकता है कंसिडरेशन, वेरी गुड। और नेक्स्ट ये कितने हुए, 5 तक सही है। छठा, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई भारी भरकम बात नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये देखिएगा अच्छी चीज़ है कि जो परफॉर्मेंस है कंसिडरेशन के अंदर, वो वही कंसिडरेशन का परफॉर्मेंस होना चाहिए जो कि लीगली बाउंड हो उसको अगले को करने के लिए। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ समझा नहीं मैं इसके बारे में, आपको अभी समझाता हूँ, एक मिनट। हाँ देखिएगा, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर द एक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया अगर पुलिस वाला मुझे बोले, मैंने कहा भैया मेरी गाड़ी गुम गई है, आप उसको थोड़ा ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, या मेरे घर में चोरी हो गई है, आप थोड़ी हेल्प कीजिएगा उस चोरी में इन्वेस्टिगेशन करने की और चोर को पकड़ने की। वो बोलेगा मैं काम तो कर लूँगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे कंसिडरेशन क्या दोगे आप। अब हालांकि ठीक है, कहीं कहीं करप्शन है, अब इतना नहीं बचा है, लेकिन है, ठीक है, ज़्यादातर ही होगा। लेकिन क्या वो पुलिस ऑफिसर मुझसे कंसिडरेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो काम वो कर रहा है, जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है, उसके बदले में पैसा मांग सकता है, या कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मांगे, कंसिडरेशन मांग ले। दैट मीन्स तुम मेरे लिए गाना गाओगे अगर कोई आर्टिस्ट है तो, या फिर तुम एक काम करोगे कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओगे, या आपका जो बार है, रेस्टोरेंट है, उसमें मेरी फैमिली फ्री में खाएगी तो मैं आपका काम कर दूँ। किसी भी प्रकार का वो कंसिडरेशन मांगता है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्राइब कहते हैं, और उसको कहते हैं करप्शन कहते हैं, राइट। यही लिखा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि अगर कोई पर्सन लीगली बाउंड है कि उसको काम करना ही है, उस चीज़ के लिए वो लीगली बाउंड है, उसको करना ही पड़ेगा, तो उस काम के प्रति वो पैसा नहीं मांग सकता, पैसा छोड़ के कोई भी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। ठीक है, समझो मेरी बात। जैसे कि आई विटनेस है, आई विटनेस ये बोलता है कि भाई वो लीगली बाउंड है, अगर उसने कोई चीज़ देखी है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो जवाब देने का पैसा मांगता है। वोटर है, लीगली बाउंड है, उसको वोट करना चाहिए, मतलब लीगली बाउंड तो नहीं है बट देयर हैज़ राइट टू वोट, लेकिन वो पैसा लेके वोट करता है। दैट मीन वो कंसिडरेशन मांग रहा है ना, उसके बदले में वो कंसिडरेशन मांगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझे मेरी बात, इसको और डिटेल में पढ़ लेना, यही बात है कंक्लूड। अब मैं सब चीज़ों को बहुत स्वीट और शॉर्ट तरीके से अपने दिमाग में सेट करनी है, एक चार्ट के रूप में सेट करनी है। मेरे नोट्स आएंगे, बहुत अच्छे नोट्स दूंगा आपको। उस नोट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप पढ़िएगा इसके अंदर से। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नोट्स के किसी भी ऑथर, किसी भी टीचर्स के नोट्स के भरोसे कभी मत रहना। आप पढ़िएगा, अपने जो मॉड्यूल है, बेयर एक्ट है, इसके तरीके। लेकिन हाँ, उसको पढ़ने के लिए आप किसी भी ऑथर या किसी भी टीचर के आप नोट्स साथ में रख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा, ब्रीफ करेगा, शॉर्ट करने की, नोट्स बनाने की टेक्निक से, जिससे आप क्या हो जाओगे, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको रिमेंबर कैसे रखा जाए, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रखा जाए, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ उसके अंदर लियो। एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, वो आप हमेशा साथ रखिए, लेकिन उसी के भरोसे रहिएगा। मैं आपको अभी भी मना कर रहा हूँ, ठीक है, यानी किसी के भी कह रहा हूँ मैं, नॉट इवन कोई भी हो, राइट। हमेशा अपना एक मेन नॉलेज का पिटारा साथ में रखिए, उसके बाद किसी और के नॉलेज को अपने साथ एक्सेप्ट कीजिए। मेरा भी कह रहा हूँ तो मैं आपको मॉड्यूल पढ़ने का कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मॉड्यूल पढ़िए। ये पर्टिकुलर पीडीएफ अगर मॉड्यूल नहीं है, कोई दूसरा बच्चा है तो भी ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। या आप सीएस वाले हो तो आपके मॉड्यूल भी बहुत अच्छे हैं, आप उस मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो। कोई तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए या आपको लगे कि भाई ये चीज़ है मुझे समझ में नहीं आई, या ये चीज़ है जो आपने पढ़ाई है आपसे छूट गई है या आपने नहीं पढ़ाई, तो यू कैन आस्क मी। आप कभी भी मुझे बोल सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, फेसबुक आईडी भी दे रखी है, राइट। आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। थैंक यू। और आप कमेंट्स में भी कैसे बोल सकते हो अपने। तो हमने क्या पढ़ा था अभी भैया, हाँ, जो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, आप उसके परफॉर्मेंस के बदले में पैसा नहीं मांग सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल हो जाएगा, राइट। पढ़ेंगे हम आगे। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। रियल और इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। रियल क्यों होना चाहिए, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये समझ लो ना आपके भाई, मेरे घर पे मेरी वाइफ ने बोला कि मैं, या फिर मुझे छुट्टियों पे जाना था घूमने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि आप जा सकते हो, लेकिन बदले में क्या, कंसिडरेशन। तो मैंने कहा भाई बदले में
मांगो, तुम क्या मांगो वो दे दूँगा। अब घूमने जाना आदमी को तो कुछ ना कुछ देना बनता है, 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो उस खुशी के बदले में मैंने बोला भाई क्या चाहिए आपको, तो शी सेड कि आप क्या दे सकते हो, मतलब क्या है। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ हिमालय में जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तारे तोड़ के ले आऊँगा। क्या? तारे तोड़ के। और वो मान भी गई, क्या बोले चलो ठीक है आप ले आना, 10-15 तो ले ही आना, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा रियल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेस है या कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई आधार है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट इल्यूजनरी है। तारे तोड़ के ला नहीं सकते, चांद तोड़ के आप ला नहीं सकते। मैंने बोला है मैजिक कर देता हूँ, ये पहाड़ हिला देता हूँ, ये पौधे घुमा देता हूँ। रियल होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए। या फिर ये कह सकता हूँ मैं कि भैया तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे लिए क्या करूँगा, मैं तेरे लिए बैट लगाऊंगा, मैं जीतूंगा तेरे लिए। ये भी रियल नहीं है, ये भी इल्यूजनरी है। हो सकता है तुम कर सकते हो, इल्यूजनरी है, ठीक है। तो कंसिडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं हो सकता। द मैन promises to discover treasure of magic, this transaction can be said to be void as it is illusionary। समझे मेरी बात? नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। मैंने बताया था अभी इस वाले केस में क्या था, कंसिडरेशन अनलॉफुल था, ब्राइब दे रहे हो आप। इमोरल नहीं होना चाहिए, किसी का खून करवाना है, 1 लाख रुपया दिया मैंने, इमोरल है। चोरी करके लाख रुपए ला के दे रहा हूँ, इमोरल है, अनलॉफुल है। और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा, ए एग्रीज टू बी टू सेल्स कार 2 लाख रुपए में, बी को दे दूंगा। हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू द काफ, ए को कार देनी है तो बी को पैसा देना है। अब ये हो सकता है भाई तू मुझे कार दे, चोरी की कार दे, मैं तुझे पैसा देता हूँ, चोरी के उसके भी पैसे। तो जब कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हो गया, कंसिडरेशन ही क्या है? अपोज द पब्लिक पॉलिसी है या कंसिडरेशन। या फिर बोलते मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा बदले में परफॉर्मेंस, ये कंसिडरेशन वैलिड है 1 लाख रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। पर पार्ट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? इनवैलिड। वो बोलेगा इसका खून करना है, अनलॉफुल हो गया, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो गया, राइट। तो वो कंसिडरेशन भी नहीं हो सकता। यानी वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स एलिमेंट्स, इट्स नेचर। तो फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि कंसिडरेशन इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कोई भी इसमें कोई सीरीज नहीं है, कैसे भी आ सकते हो। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है। इट एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव हो सकता है। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अपोज द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। हमेशा मूव फ्रॉम द प्रॉमिस होगा या एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमेशा डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर के हिसाब से ही कंसिडरेशन होगा। एंड द लास्ट वन क्या है? जो लीगली बाउंड है वो कंसिडरेशन का पैसा नहीं मांग सकते। तो यहाँ तक क्या बात चली हमारी? यहाँ तक क्या समझ में आया आपको? लीगल रूल रिगार्डिंग कंसिडरेशन, यानी डेफिनेशन पढ़ ली, कुछ लीगल रूल्स थे उसके वो हमने पढ़ लिए, राइट। ये 2 चीज़ हमारी हो गई है। तीसरी चीज़, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा रूल्स है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी पहले दे रखा है, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं ना, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, राइट, पढ़ेगा। The general rule is that an agreement made without consideration is void। सेक्शन 25 के अंदर, सेक्शंस का लोड मत लीजिए, एक साथ पढ़ाऊंगा। सेक्शन 25 के अंदर बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, और एनफोर्समेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी क्या है? वैलिड है, फिर भी क्या है? उनकी वैलिडिटी है। एक्सेप्शन टू द सेक्शन 25 देखिएगा, सेक्शन 25(1) के अंदर दे रखा है क्या? ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनके अंदर कंसिडरेशन नहीं भी होगा, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वैलिड होंगे, वॉइड नहीं होंगे। नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब आप किसी को नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर आप किसी को गिफ्ट देते हो, यानी अपनी वाइफ को दिया, आप अपने गर्लफ्रेंड को दिया आपने, या गर्लफ्रेंड ने बॉय, वो दूसरा वाला शायद ही होता है, तो दोस्त को दे दिया, किसी को भी दे दिया, राइट। अपने मदर फादर को दे दिया, मदर फादर ने बच्चों को दे दिया। इट्स ऑल इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उसके अंदर आप किसी को कुछ देते हो तो आप क्या बदले में कुछ मांगते हो क्या उनसे? नहीं मांगते। आप क्या पैसे मांगते हो या बदले में उनसे कुछ काम करवाने का मांगते हो? नहीं मांगते हो। आप अपने से प्यार से उनको कुछ चीज़ देते हो। इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, राइट। नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं, ये मान सकते हस्बैंड है, वाइफ है, राइट।
इट मे बी ब्रदर एंड सिस्टर, इट मे बी मदर एंड मतलब पेरेंट्स एंड जो भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो वो सब क्या होता है, उसमें कंसिडरेशन नहीं मांगा जाता। तो नेचुरल लव होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में। पार्टी मस्ट स्टैंड इन द नियर रिलेशन टू ईच अदर, नियर रिलेशन होना चाहिए एकदम करीबन। ऐसा नहीं कि भाई आपने जैसे इसमें दोस्त भी नहीं चलेगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, है ना, क्योंकि रियल रिलेशन नियर बाय रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कह दिया मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कोई दिल्ली के किसी बंदे को पैसा दे रहा हूँ, मैंने बोला मैंने ऐसे प्यार में दे दिया, प्यार मोहब्बत में दे दिया, ऐसा नहीं दे सकते आप। आपका कोई नियर रिलेशन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप देने के लिए आपको कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई बेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो दुनिया में किसी से भी प्यार करो, कोई बेस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है भैया ज़रूरत नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बाकी मुझे पता नहीं, तेरी जो ये फिलोसॉफी बातें तेरे पास रख, अगर नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैं कर दूंगा वॉइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करवाना है और कंस्टिट्यूशन नहीं देना है तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन को क्या करना है, प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव टू बर्डन किस पे होगा, पार्टी पर होगा, राइट। यानी नियर बाय रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे के। इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग मस्ट है, राइटिंग में होना चाहिए, खाली बातों बातों में नहीं। और इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अनदर लॉ, यानी से कोई ज़मीन वमीन दी मैंने या कोई चीज़ दी तो गिफ्ट डीड होनी चाहिए मेरे पास, और रजिस्ट्री होनी चाहिए किसी चीज़ की, किसी को दी है तो ये सब राइटिंग में होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर जो भी लॉ होता है उस लॉ के अंदर क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना। तो हम मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा दिया गया है और इसमें कंसिडरेशन नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड नहीं करेंगे, राइट। एग्जाम्पल, हस्बैंड बाई अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग टू हिज वाइफ हेल्थ द एग्रीमेंट थ्रू विदाउट कंसिडरेशन वैलिड। यानी एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, होशियार है कि ये जो लुगाई है इसकी होशियार है, इसने क्या किया, एक रजिस्टर्ड क्या कर दिया, पेपर पे लिखवा दिया अपने पति से, नीचे साइन करवा दिया, रजिस्टर्ड करवा दिया, एकदम राइटिंग वाइटिंग में ले लिया और बोल दिया कि सारी जो है ना खून पसीने की कमाई यहाँ मेरे को दे देना, समझो। और ये कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड है, चाहे उसके बदले में उसने कुछ नहीं मांगा हो तो भी वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एक तो हुआ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ध्यान रखना। सेक्शन 25(1) मैं कह रहा हूँ सेक्शन सिर्फ आपको से याद करवाने के लिए जा रहा हूँ, मैं सेक्शन को वापस सारी एक साथ लूँगा। नंबर 2, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज। अगर किसी ने पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज दी है और उसका कंपेंसेशन उसको आज मिलता है, क्योंकि पहले कोई काम कर रखा है, ठीक है, उसके बाद हम सैलरी ली होगी उस समय कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उस पास्ट वॉलंटियर चीज़ का पैसा आज मिल रहा है और बदले में कुछ मांगेगा तो ना। जैसे अगर कोई आदमी है बहादुर है मेरे पास, तो अगर वो मेरे पास जो मेरा किचन में कोई काम करता है, जैसे वो अगर मेरे साथ 20 साल मेरे पास है और 20 साल बाद वो मुझे छोड़ के जा रहा है, उसको वो रिटायर हो रहा है, नहीं करना कर रहा है, तो मैं उसको एक साथ ही मैं कहना चाहता हूँ चलिए यार 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा ये तू पकड़ ऐसे ही, कि क्यों, एक तूने 20 साल मुझे जो सेवा दी ना उसके लिए पास्ट जो वॉलंटियर सर्विसेज तूने मुझे दी ना, उसके बदले मैं तुझे 1 लाख रुपये एज ए गिफ्ट देना चाहता हूँ, या मैंने कोई इसको बाइक दे दी या मैंने इसको कोई कार दे दी, राइट। तो ये क्या हुआ, ये उसके अभी एट प्रेजेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन मैं दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, उसके बदले में कोई परफॉर्म तो ना कर रहा है मुझे लिए, तो ये विदाउट कंसिडरेशन हो गया ना, उसकी तरफ से तो कुछ ही नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से ये है कि उसने पिछले कई सालों में सर्विसेज दी, उसके बदले में आज उसको पैसा दे रहा हूँ। द सर्विस शुड बी एज द रेंडर्ड वॉलंटरी, पहली बात वॉलंटरी होनी चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्ती की सर्विस नहीं, वॉलंटरी सर्विसेज के लिए होना चाहिए। द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। क्या होता है, अब देखो जो सर्विस उसने मुझे दी थी पे के लिए, मेरे पास नौकरी करता था, वॉलंटरी नहीं था, काम कर रहा था, तो मैंने उसके बदले में पैसा दिया, मर्जी से आया था मैंने उसको दिया, कहीं नौकरी भी कर रहा तो मर्जी से आया उसके बदले पैसे दिए। लेकिन एक्स्ट्रा जो आपने इसको इतने साल तक कंटिन्यूटी रह के जो सर्विस दी, उसके बदले में कोई आपको अगर कोई रिवॉर्ड देता है, कोई ऐसी चीज़ देता है, तो उसके बदले में कंसिडरेशन आपसे कुछ नहीं मांगता, तो वो भी क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द सर्विस मस्ट हैज बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए काम किया होना चाहिए, तो प्रोमिसर मस्ट इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन द सर्विस रेंडर्ड। ऐसा बात नहीं है कि भाई सर्विस दी तब आप यहाँ पे थे ही नहीं, आप किसी और को सर्विस दी, किसी और का फ़ायदा किया और आपने आगे उसको पैसा दिया, ऐसे नहीं, आप खुद वहाँ पे होने चाहिए जब सर्विस दी। द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपेंसेट द प्रोमिसर, उसके इंटेंशन होना चाहिए कि मैं उसको कुछ पैसा दूँ, तब वो ज़बरदस्ती का कोई खेल नहीं है कि देना ही पड़ेगा, काम किया तो ये आपको देना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, उसने पैसा दिया तो उसके बदले में कोई काम किया। जब कोई काम नहीं करो ऐसे आप उसको कुछ चीज़ दे दो तो वो क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और दूसरा पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज का। आर को पी को आर का पर्स मिला, इट गिव इट टू मी, आर प्रोमिसेस टू गिव पी 10,000, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको पर्स मिला, उसने बोला नहीं था कि पर्स ढूंढ के ला, चलते चलते मिल गया और उसने पर्स दे दिया, पर्स में बहुत महंगी चीज़ थी, तो उसने बोला 10,000 रुपये ये ले, किस लिए, कि तूने जो ये काम किया ना उसके बदले में तुझे पैसा देना, सर्विस दी ना उसके बदले पैसा देना, बदले में तुझसे कुछ भी नहीं ले रहा, बदले में कुछ भी, तो ये भी क्या हुआ, कुछ वॉलंटियर सर्विसेज की उसका पैसा हुआ, राइट। यानी 2 चीज़ पड़ी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज कोई किए उसके बदले में कोई पैसा देता है तो कंसिडरेशन नहीं मांगता, और तब भी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है।
प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेप्ट, टाइम बैड डेप्ट यानी फॉर एग्जांपल देखिएगा कहाँ थे हम, नेचुरल लॉ फिक्शन हो गया था, कहाँ गया पेज, कहाँ ऐड हुआ है, ठीक है यहाँ देखिएगा। हाँ पढ़ क्या रहे थे वो दिखा दो आपको, हेडिंग हमारा ये था, प्रॉमिस टू पे द टाइम बैड डेप्ट यानी कहने का मतलब मैंने 2012 में किसी को 1 लाख रुपया दिया था, क्या दिया था, 1 लाख रुपया दिया था, बदले में क्या लिया था मैंने, मतलब कुछ नहीं लिया था, ऐसे पैसा दिया था, वो वापस देगा, प्रॉमिस क्या था वही, मैं तुझे 1 साल के बाद पैसा वापस दूंगा। लेकिन 2020 आ गया, क्या आ गया, 2020 आ गया, आज वो पैसा वापस मेरे पास आ नहीं रहा है, यानी वो पैसा टाइम बैड डेप्ट हो गया, वो पैसा डूब गया, मेरा बैड डेप्ट हो चुका है, नहीं आएगा। तो मैंने उसको बोला फाइनल सेटलमेंट के अंदर क्या करता है कि तू मुझे कितना दे सकता है वो बता, छोड़ अपने मूल वूल छोड़, अब तेरे पास है जितना कुछ तो दे। तो उसने बोला फाइनल सेटलमेंट के अंदर मैं आपको 60,000 रुपये दे दूंगा। अब ये 60,000 वापस आपके पास आए ना, 60,000 वापस आए, और 40,000 का क्या हुआ, जो 40,000 बचे थे जो आपने दे दिए उसको बिना किसी काम के, बिना कोई मतलब के, उनका क्या हुआ, पढ़िएगा जरा, समझ में आया था एग्जाम्पल, आगे पढ़िएगा, साथ में लेते चलते इसको। When a promise in writing signed by a person making it or by his authorized agent, राइटिंग में हो, दोनों ने एक दूसरे साइन किया है, ऑथराइज एजेंट है, इट मे बी पे टाइम बैड डेट बाय लिमिटेशन, इट इज़ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। पढ़ेगा जरा, ए इज़ इन डेप्ट विद सी फॉर द 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये के लिए ए इन डेप्ट था सी का, बट द डेप्ट इज़ बैड बाय द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट होता है 2005 एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर जब तक कोई डेप्थ है आपका, जैसे मैं 1 लाख रुपए किससे मांग रहा हूँ तो उसमें टाइम पीरियड दे रखा है हर किसी केस का, टाइम पीरियड यानी अगर मैं किससे पैसे मांग रहा हूँ तो मैं उसको 6 महीने के भीतर मैं उससे क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट उसका लॉ पूरे सबके याद नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखना, चेक जो होता है, चेक 3 महीने तक वैलिड होता है, 3 महीने तक आपने लगा दिया दैन तो ओके, ठीक है, वो बाउंस हो गया तो आप उसके बाउंस चार्जेस जो भी है केस कर सकते हो, उसको फ्रॉडलेंट केस कर सकते हो, नेगोशिएशन एक्ट में केस कर सकते हो। लेकिन अगर 3 महीने तक आपने वो केस चेक लगाया ही नहीं बैंक में के अंदर, तो वो चेक क्या हो गया, टाइम बैड हो गया। टाइम बैड हो गया मतलब वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो चेक अब वैलिड नहीं है, आपको एक निश्चित समय था, उस समय के अंदर आप अगर किसी आपके साथ फ्रॉड हुआ हो या किसी तरीके से कोई दिक्कत हो, वहाँ तक अगर आप बताओ तो केस दायर हो सकता है। लेकिन अगर टाइम बैड हो गया तो उसके बाद वो केस ही दायर नहीं होगा, वो लिमिटेशन एक्ट की तरह टाइम बैड हो जाएगा। नहीं तो क्या होता, आज से 1890 में मेरे दादाजी के पैसे किसी ने खाए थे, तो मैं यहाँ पर बैठा बैठा क्या बोलूँगा, दादाजी मतलब 1880 में तो पता नहीं, दादाजी जो भी परदादाजी, तो पैसे खाए थे किसी ने, तो खजाना था जी, लूट लिया, घर में बहुत सारा खजाना था, नीचे गाड़ के रखा था, लूट लिया किसी ने। आज 2020 में मैं कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाता हूँ, बोलता हूँ भाई वो आदमी की चोरी किया उसको पकड़ो, मुझे तो पैसा चाहिए। कि किसने किया था, प्रिंस चार्ल्स ने। क्या करे, वो आया था उस समय घूमता घूमता राजा, वो था ब्रिटिश सरकार, लिया था, मैं उस पर केस करना चाहता हूँ, आप दायर करो केस, प्लेंटिफ हूँ मैं, पीड़ित पक्ष हूँ और मेरा केस दायर करें। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कि इतना पुराना केस, इसलिए लिमिटेशन एक्ट लाया गया कि ऐसे तो लोग बहुत पुराने गड़े मुर्दे उगाड़ने लग जाएंगे, इसलिए उनको चीज़ों को रोकने के लिए लिमिटेशन एक्ट लाया कि आपको अगर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर समय के अंदर आप उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है और उसके लिए आप केस कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टाइम बैड हो चुकी है और चला गया, लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या हो गया है, बट द डेप्ट इज बैड बाय द टाइम लिमिटेशन एक्ट, 60,000 था और बहुत टाइम बाद पुरानी हो गई बात, अब लिमिटेशन एक्ट में बोलता है केस नहीं हो सकता। ए साइंस रिटन प्रॉमिस नाउ टू पे 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेप्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड अब हो चुका है, यानी ए इन डेप्ट था किसका, सी का, सी ए से पैसा मांग रहा था 60,000 रुपया, वो काफ़ी टाइम हो चुका था ना, इसने केस किया, टाइम बैड हो जाता, अब केस हो नहीं सकता। फिर भी ये बोलता है, राइटिंग में लिख के देता है, भाई मैं तुझे तो भी फाइनल सेटलमेंट कितने देने हैं, कि मैंने बोला वो ब्याज के छोड़, तू मूल तो दे, तो कि ठीक है 50,000 रुपीज़ मैं तुझे दे दूंगा
ये टाइम बैड हो चुका है, फिर भी मैं तुझे दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस करने की मेरी कोई लाइबिलिटी एनफोर्सबिलिटी नहीं है, फिर भी मैं तुझे 50,000 दूंगा, बदले में तू मुझे क्या देगा, क्या कुछ ही नहीं चाहिए तेरे से, तूने पैसे दिए ही थे, ऐसे देखा जाए तो तेरे पैसे वापस दे रहा हूँ, हालांकि देने नहीं बनते लेकिन फिर भी मैं तुझे दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये भी क्या होगा, वैलिड होगा, ये भी क्या होगा, वैलिड होगा, राइट। पॉइंट नंबर 4, एजेंसी। अकॉर्डिंग टू 185 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8070, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। ये ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं लगता, और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, और ये भी क्या है, वैलिड है। यानी अगर मैं पतंजलि की, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्या, नो कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, कोई एजेंसी पैसे देकर भी ले सकते हो आप। यानी मैंने किसी की हीरो के एजेंसी लिया, किसी की डीलरशिप ली, तो मुझे एक बार पैसा जमा कराना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन दिया रही। कई ऐसी एजेंसीज होती है, यानी पतंजलि की आज लो तो बहुत महंगी है, लेकिन कोई टाइम ऐसा था कि पतंजलि की कोई लेता भी नहीं था, तो उस समय वो फ्री में भी एजेंसी अपनी एजेंट बनाते थे, एजेंसी देते थे। तो एजेंसी के टाइम में कोई कंसिडरेशन लेना इन्हें ज़रूरी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट कैसे, कंप्लीटेड गिफ्ट इन ए केस कि नथिंग इन दिस, एक मिनट ना, कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब यानी मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको दे दी, या मेरी पास जो चीज़ थी वो गिफ्ट डीड के थ्रू साइन करके मैंने वो आपको दे दी, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, द गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कंसिडरेशन। यानी मैंने अगर किसी संस्था में डोनेशन भी दिया है तो मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ, तो उसमें कंसिडरेशन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाएगा, वॉइड नहीं होगा। बेलमेंट, बेलमेंट मतलब नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर कंसिडरेशन नहीं हो तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, राइट। बेलमेंट आपको समझाता हूँ, उससे पहले चैरिटी देखिएगा। चैरिटी, चैरिटी के अंदर यानी मैंने किसी चैरिटी में पैसा डाला है, संस्था में डाला है, गिफ्ट दूँ या चैरिटी में डालूँ पैसा, तो उसके लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी प्रकार का? ठीक है। बेलमेंट समझाता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक बार वो रिवीजन करा दूँ। तो वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कितनी हुई, एक तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो तो सर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर। एक किसी को पास्ट वॉलंटियर सर्विसेज का रखा हो तो उसको कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं, विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा सर। चैरिटी में वैलिड माना जाएगा सर, बेलमेंट में वैलिड माना जाएगा सर, गिफ्ट कंप्लीटेड गिफ्ट में वैलिड माना जाएगा सर, एजेंसी क्रिएशन में वैलिड माना जाएगा, और टाइम बैड डेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस पर सवाल आ भी सकता है, तो थोड़ा देखना। टाइम बैड डेप्ट के अंदर भी क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा, मतलब सॉरी वैलिड होगा, वॉइड नहीं हो सकता। चाहे वो टाइम बैड के अंदर नहीं हुआ फिर भी वो पैसा दे रहा है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, और वहाँ पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब हुआ, ऐसे देखा जाए तो बेलमेंट के 2-3 मतलब है। हिंदी में देखा जाए तो ऐसा होता है कि जैसे कि बेलमेंट यानी बेल पर बाहर आया, जमानत पर बाहर आया, ऐसे कहते हैं ना अपन किसी को, ठीक है। और ऐसे बेलमेंट का देखा जाए तो एक यूज़ करने का, आपने किसी को चीज़ दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर था, और मेरा घर मैंने बोला कि मेरा हिमाचल में घर था, जैसे अभी मैं पुलगा में हूँ एट प्रेजेंट, तो पुलगा में मेरा जैसे घर था, तो मैंने बोला जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, ये भी मेरे फ्रेंड की है, तो वो मेरे फ्रेंड ने बोला भाई तू रह और तू देख, मैं तो जा रहा हूँ, वो हरियाणा के है, तो ही वाज लाइक कि भाई मैं तो जा रहा हूँ तो तुम देख लो। तो उसने 1 महीने के लिए प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दी, अब मुझे दे दी, इसके बदले में उसने मुझसे कोई रुपया चार्ज नहीं किया, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, और मैंने उस प्रॉपर्टी को चलाया और अच्छा खासा मामला हुआ। अब क्योंकि उसने मुझे ये प्रॉपर्टी बेलमेंट पे दिया, यानी राइट टू यूज़ दिया है कि भाई आप राइट टू यूज़ करो, आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको राइट देता हूँ, दिखाता हूँ। यानी मैंने कार दी, किसी ने मुझे कार दी उधार पे, राइट, कि भाई तू जा 10 हफ्ते 1 महीने से आना, कार लेके जा मेरी, राइट। तो ये सब क्या है, बेलमेंट पे कोई गाड़ी चीज़ देनी है, यानी कोई भी चीज़, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंसिडरेशन चार्ज करे, कोई ऐसे भी दे सकता है, कोई उसको क्या बोलते हैं ना उसको कि भाई पब्लिक रिलेशन में भी दे सकता है। तो अगर ऐसा भी किया हो तो भी कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और वैलिड रहेगा, राइट। समझे मेरी बात। चैरिटी, बेलमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट लगभग सेम तरीके से काम करा, एजेंसी वर्क ऑल्सो, राइट। टाइम बैड का डेप्ट हो और पास वॉलंटियर सर्विसेज करा उसका काम हो, या फिर क्या हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन।
तो ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं हुआ फिर भी इनकी वैलिडिटी को कोई असर नहीं पड़ता। एंड द लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, लास्ट टॉपिक है, हमने ये पढ़ लिया मीनिंग डेफिनेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन है कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 25(1) के अंदर दे रखा है। लास्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके कुछ एक्सेप्शन विथ सम एक्सेप्शंस। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ेगा जरा, यहाँ आ जाइए। कहने का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफरर और ऑफरी यानी जो प्रोमिसर और एक्सेप्टर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका इसमें कोई पंचायती किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ना वो केस कर सकता है, ना किसी प्रकार की कोई भी तरीके से बात कर सकता है। हाँ, एविडेंस के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रेंजर का कोई रोल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में। स्ट्रेंजर वो सारे लोग जो क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। जैसे मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मेरे पेरेंट्स बीच में बोलते हैं, they are stranger to the contract and they have no rules, no right to suit you or any other party because वो क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, स्ट्रेंजर है। पढ़ेगा जरा। The consideration for an agreement may proceed from the third party. The third party cannot sue on the contract. अब क्या बात करी थी, कंसिडरेशन मूव हो सकता है, प्रोमिस से हो सकता है, थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, लेकिन वो sue नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। Only a person who is a party to the contract can sue it. जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ही केस कर सकता है, क्योंकि वो आज एक्चुअल मैटर तो उसी का है ना, दूसरों को पंचायती क्या, राइट। एग्जाम्पल देखेगा, ये देखेगा, ये अच्छा है। Thus the concept of stranger to the consideration is valid, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन मान सकते हैं, पैसा किसी और से दिलवा सकते हैं, पेटीएम यहाँ किया, पैसा कैसे उससे निकालो, कुछ कमीशन उसको देना हो तो दो, निकल सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। और जो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो केस नहीं कर सकता, किसी तरीके की कोई पंचायती नहीं कर सकता। देखेगा, ये देखेगा, ए हु इज इन डेब्ट टू क्यू, पी इज इन डेब्ट टू क्यू, सेल इज प्रॉपर्टी टू आर and R promises to pay off the debt amount to the Q. If R failed to pay, then in such Q has no right to fee. यानी कहने का मतलब Q से P पैसा मांगता था, Q ने क्या किया, P is in debt to Q, sell is property to R, R promises to pay the debt of the Q. सॉरी ये P है ना, हाँ, P Q से पैसा मांगता था, राइट। ये Q है, ये मांगता है P से पैसा, P ने R को प्रॉपर्टी भेजा और R ने बोला मैं डायरेक्ट तेरा पेमेंट R Q को कर दूंगा, और यहाँ R फेल हो गया पेमेंट करने से, तो क्या Q R पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज P और R की दोनों की अलग एग्रीमेंट था, तुम दोनों का अलग कॉन्ट्रैक्ट था, और ये R क्या है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से क्या है, स्ट्रेंजर है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से क्या है, स्ट्रेंजर है, राइट। द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट sue इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो केस नहीं कर सकता, वो स्यू नहीं कर सकता, वो सूट फाइल नहीं कर सकता, किसके, पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर भी क्या कर सकते हैं, पार्टी बन सकते हैं, और ये जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में आके केस कर सकते हैं या किसी तरीके से अपना हलफनामा पेश कर सकते हैं और क्या बोले वो बेनिफिट मांग सकते हैं, राइट, चाहे वो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी कुछ एक्सेप्शंस है। देखेगा क्या क्या, इन द केस ऑफ ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट के कौन होते हैं सारे, बेनिफिशियरी। ट्रस्ट के कौन होते हैं, बेनिफिशियरी। यानी आज मेरा ट्रस्ट है, मैं हम घर के परिवार वाले ट्रस्टी है, और हमने एक ट्रस्ट खोला किसके लिए, गरीब बच्चों को या अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ब्लाइंड जो डी फॉर ब्लाइंड है उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो आगे मेरे 50 से 100 बच्चे मेरे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, वो ब्लाइंड डीफ है। लेकिन अगर किसी तरीके से हमारे अंदर में लड़ाई हो जाए, हमारे ट्रस्टी के अंदर में, या हमने घोटाले कर दिए, मैंने क्या किया, उस ट्रस्ट के लिए कोई ज़मीन खरीदी और उस ट्रस्ट के अंदर में पैसा खा गया ट्रस्ट के, तो वो जो बेनिफिशियर ऑफ द ट्रस्ट है, यानी जो डी फॉर ब्लाइंड पर्सन है, जो बेनिफिशियर है, इस ट्रस्ट का बेनिफिट उन्हें मिलता है, वो भी मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी मैं ट्रस्टी जिसका ट्रस्ट है प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी बिल्डिंग है, और हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में वो स्ट्रेंजर है, लेकिन उनको पंचायती हो सकती है, वो केस कर सकते हैं। रीजन बिंग वो क्या है, मेरे ट्रस्ट के क्या है, बेनिफिशियरी है, वो मेरे ट्रस्ट क्या है, बेनिफिशियरी। तो ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी के कि अगर ट्रस्ट का केस है तो बेनिफिशियरी जो स्ट्रेंजर है फिर भी केस कर सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट का केस है तो जो फैमिली का मेंबर है वो भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है। उसको चाहे करता ने किसी से डील की हो, फैमिली के सारे मेंबर में से कोई भी नई बहू आई है कल, वो भी इसके अंदर पंचायती कर सकती है, और वो तो करती है, और वो क्या कर सकती है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकती है, केस भी कर सकती है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर है, तो फैमिली सेटलमेंट में उसका भी अधिकार बनता है। ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी का।
कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी जो पार्टी नहीं है वो भी केस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की है, दोनों का दो पार्टी है, भाई एक प्रॉमिस से शादी करोगी, वो बोलेगा हाँ करूँगी और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन लड़की के मदर फादर जो है या माता पिता है या फिर लड़के के जो माता पिता है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होता है ना कि भाई लड़की को मार दिया दहेज के लिए, तो उसके माता पिता जो होते हैं ना वो केस करते हैं मोस्टली कि भाई मेरी बच्ची को परेशान किया। हाँ है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, केस करते हैं। A provision may be made for the benefit of the person. He may file the suit through he is not the party of the agreement. तो ये हो सकता है यहाँ पे पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन डाल के उसको भी बना सकते हैं। कि होता है ना मोस्टली भाई लड़के वाले और इस तरीके से कुछ करते हैं, तो जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। और जो माता पिता होते हैं वो केस करते हैं कि भाई मेरी बच्ची को प्रताड़ना कर रहे, परेशान कर रहे, या लड़का है लड़के के माता पिता कभी करते नहीं है कि मेरे बेटे को प्रताड़ना कर रहे हैं। और ये ऐसा हो सकता है, होता है ना कई बार माँ बाप को घर से बाहर निकालती है तो बोलते हैं ना, तो ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी ऐसा बोल सकते हैं। इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी को असाइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट, असाइन करते हो दैट मीन्स व्हेन द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। यानी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को असाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और किसी और का था, लेकिन मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, असाइनमेंट पे किसी को काम दे दिया। अब चाहे हम दोनों हैं, वो स्ट्रेंजर है दो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ असाइनमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया है और वो स्ट्रेंजर नहीं रहा। और एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी वो भी केस कर सकता है। यानी ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी कर सकते हैं, फैमिली सेटलमेंट के अंदर फैमिली मेम्बर कर सकते हैं, कुछ मैरिज एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरे पार्टीज भी कर सकते हैं। और चौथी बात ये, जगह का आप किसी को असाइन पे काम देते हो, असाइनमेंट पे देते हो, तो असाइनी है जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो भी केस कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर है लेकिन फिर भी। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, चाहे स्ट्रेंजर हो फिर भी आपके ऊपर केस हो सकता है या फिर आप केस कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, but the promisor by his conduct acknowledge himself as an agent of the third party, it will be result in the binding obligation towards the third party। एग्जाम्पल देखिएगा, L क्या बोला, gives M कितने रुपए दिए थे, 20,000 रुपये। L ने M को कितने दिए, 20,000 रुपये दिए। टू बी गिवन टू N, इसको बोला कि भाई तू ये पैसे किसको देना है, N को देना है। M ने N को क्या बोला, इन्फॉर्म किया मतलब फ़ोन किया और बोला कि भैया तेरे पैसे मेरे पास है और मैं तुझे 20,000 रुपये दे दूंगा। बाद में M ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि पैसे मैं तुझे नहीं दूंगा। यहाँ पर N के पास सॉरी ठीक है, हाँ कहाँ पे था मैं, क्या एग्जाम्पल चल रहा था अपना, हाँ L ने M को दिया 20,000 रुपये, M ने N को बोला कि भाई तेरे 20,000 मेरे पास है जो L ने मुझे दे दिया और मैं तुझे दे दूंगा। बाद में M रिफ्यूज़ कर देता है, पैसा नहीं देता। यहाँ पर N क्या कर सकता है, N विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर N। यानी वो अब M से रिकवर करने की पावर रखता है, स्यू करने की पावर रखता है, चाहे वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट था इस 20,000 में, लेकिन क्योंकि उसके नाम पर इसने एक्नॉलेज कर दिया, एस्टेबल कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया यानी इसे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मेरे पास पैसा है और मैं दूंगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये इसने एक्नॉलेज कर दिया और अब यहाँ पे चाहे ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी क्या होगा, इसके ऊपर केस हो सकता है और N जो इनके कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर है वो केस कर सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ कन्वीनिएंट रनिंग विद इन द लैंड, यानी द पर्सन हु परचेज द लैंड विद द नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड, द कन्वीनिएंट अफेक्टिंग द लैंड में बी एनफोर्स बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। यानी ये जब बेच रहा था, जब मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा था, तो मुझे इन्फॉर्म किया गया कि भाई ये जिसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कई तरह के यूडी टैक्स है, कई तरह के डेवलपमेंट टैक्स बाकी है, पर्टिकुलर जैसे कि सरकार है, यहाँ की लोकल बॉडीज़ है उसके टैक्स बाकी है, और आप ले तो रहे हो लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए टैक्स की बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने खरीद रहा हूँ, तो भी मैं ले रहा हूँ, तो मेरे वो जितनी भी ड्यूटीज़ है, जिसका फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे बी कौन, मैं, ये मिस्टर ए और यहाँ पे गवर्नमेंट, इसका और गवर्नमेंट का लेना देना था, कॉन्ट्रैक्ट था और इसके ड्यू था इस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब मैं हालांकि मैं इन कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हूँ, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट मेरे से वसूल करेगी, मेरे पे केस कर सकती है और मैं इसका ऑब्लिगेशन लेता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी क्या कर ली, ज़मीन खरीद ली, जानते हुए ज़मीन खरीद ली। और यहाँ पे मैं जानबूझ के क्या ले रहा हूँ, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक्नॉलेज करते हुए वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, अब सारे दायित्व मेरे ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसी कुछ लैंड होती है जिन पे कुछ ड्यूटीज़ बाकी होती है या किसी तरह का कोई कर्जा बाकी होता है, फिर आप खरीदते हो तो वो कर्जा भी आपके ऊपर
हो जाएगा, चाहे आप स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हो। एंड द लास्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर आप एजेंसी है आपकी एजेंसी है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा की कंपनी तो कहीं है, उसकी एजेंसी यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुल्लू में है, राइट। तो यहाँ से अगर कोई इसका एजेंट या इसका डीलर या इसका पर्टिकुलर ऑथराइज एजेंट है पतंजलि का, वो कुछ ऐसी चीज़ बेच देता है पतंजलि के नाम पर, जो पतंजलि के पैकेट में होती है और कुछ भी गलत चीज़ पॉइजन होती है कुछ भी। अब हालांकि जो प्रिंसिपल है वो बैठा तो कहाँ है, वहाँ है, उसने बेची। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे लोकल एरिया में मुझे बेची और मैंने खरीदी, तो मेरा उस दुकानदार का कॉन्टैक्ट होना चाहिए। लेकिन हालांकि वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्टैक्ट है, क्योंकि उसकी एजेंसी है, प्रिंसिपल इज ऑल्सो टू बी सूड, और मैं उसके ऊपर भी केस कर सकता हूँ, चाहे वो स्ट्रेंजर हो। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ये सारे किसके? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी। द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट एज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ द, अगर उसके नेम ऑफ द प्रिंसिपल के नाम से उसके अथॉरिटी से अगर काम करता है, तो वो भी क्या हो सकता है? ऑथराइज एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डीलरशिप की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने एग्जांपल जो भी दिए उसमें ऑथराइज जो एजेंट होते हैं, जो स्पेशल पार्ट्स बेचने के और इस तरीके से ऑथराइज होते हैं, उनके ऊपर लगता है कि वहाँ पे एजेंसी वर्क क्रिएट होती है। बाय डीलरशिप में तो पूरा दायित्व डीलर का हो जाता है। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी का मतलब क्या हो सकता है? डॉक्ट्रिन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो केस नहीं कर सकता या उसके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं होता, वो स्ट्रेंजर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कितने हैं? 7 तरीके के। नंबर 1 क्या है? नीचे से स्टार्ट कर गया। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है सर यही वाला, सर ये जो एजेंसी रिलेशन होता है ना, इसमें भी प्रिंसिपल को फंसना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या नहीं हो, राइट। या एजेंसी का काम दिया, प्रिंसिपल भी केस करता है, चाहे वो स्ट्रेंजर है फिर भी केस कर सकता है। नंबर 2 क्या है सर? नंबर 2 है सर ये जो कन्वीनियंट रनिंग लैंड होती है ना, रनिंग लैंड यानी कहने का मतलब ये जो ज़मीन होता है जिस पे ड्यूज बाकी है, जिस पे किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन बाकी है, और वो लैंड अगर अपन खरीद ले, तो चाहे हम स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए क्योंकि हमने वो लैंड खरीद ली जिसके ऊपर इतना बकाया था, जिसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस थी, ठीक है। तो ज़मीन के साथ साथ वो ऑब्लिगेशंस भी आ गई, राइट। नंबर 3 होती है सर एक्नॉलेज करके रूल ऑफ एस्ट्रोपल से आप भी क्या बन जाओगे? उसी चीज़ के ऑब्लिगेटर बन जाओगे। जैसे एक्नॉलेज करके, जैसे एम ने एन को बोला कि भाई एल को पैसा देना है, एम ने बोला जैसे फॉर एग्जांपल कि एल को पैसा देना है, तो एम ने एन को दी 20,000, एन ने फ़ोन करके एल को बोला तेरे 20,000 मेरे पास पड़े, मेरे से ले लेना, तेरे 20,000 मेरे पास पड़े, मुझसे ले लेना। अब यहाँ पे उसने एक्नॉलेज कर दिया, उसने एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर दिया कि भैया मेरे पास पड़े और ले लेना, मैं कह रहा हूँ तुझे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ऑफ एस्ट्रोपल की तरह से ये क्या हो गया? ये फंस गया, और अब ये स्ट्रेंजर है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया। अब जो एल है वो उसके ऊपर एन के ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है, ठीक है। फिर क्या था? ये 3 चीज़ पढ़ी अपन ने। चौथी चीज़ क्या थी? चौथी सर ट्रस्ट है, तो अब वही वाली बात बेनिफिशियरी कर सकती है। फैमिली सेटलमेंट तो फैमिली मेम्बर कर सकता है, और कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ऐसे प्रोविजन से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी स्ट्रेंजर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक सर असाइनमेंट में अगर आपने किसी को काम दिया तो असाइनी है जो सब कॉन्ट्रैक्टर, वो भी इसके अंदर क्या हो सकता है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? तो हमने कंसिडरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लीगल रूल्स क्या है, एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या है, फटाफट लीगल रूल्स बताइएगा मुझे। सर वो वाली बात है सर, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, सर मूव करेगा, प्रोमिस से कर सकता है, अदर पर्सन से कर सकता है, एग्जीक्यूटेड हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, सर हमेशा डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर से ये चलेगा। और क्या था सर, और क्या था? एडुकेंसी हो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, और जो परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंड हो वो कंसिडरेशन नहीं मांग सकता, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, राइट। और क्या था? और कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं? बस रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये तो चलो तुम्हें आ ही गया। यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की आगे, जैसे वैलिड ऑफर की थी ना, वैलिड एक्सेप्टेंस की थी, वैसे वैलिड कंसिडरेशन की क्या है लीगल, वैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या थी वो भी हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था। फिर एक रूल होता है नो कंसिडरेशन फॉर, इफ नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इस रूल के अगेंस्ट क्या है? ये रूल सही बात है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे सर कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज देखिए, जैसे टाइम बैड कोई डेप्ट हो तो उसके लिए, जैसे सर एजेंसी क्रिएट की रही है तो सर बेलमेंट हो, सर चैरिटी हो, सर गिफ्टेड कंप्लीटेड गिफ्ट हो, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है? कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एंड द लास्ट वन, डॉक्टर ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सू नहीं कर सकता, या जो स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता,
सकता, ये रहा, सूट बाय द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पार्टी के खिलाफ भी सूट नहीं हो सकता और वो भी नहीं कर सकता अगर वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन टू द मैटर स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, ठीक है ना, जिसमें वो स्ट्रेंजर है खुद। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, जैसे ट्रस्ट है तो बेनिफिशियरी कर सकते हैं, फैमिली सेटलमेंट है तो फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, कुछ मैरिज एग्रीमेंट में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन लिखा के कोई कर सकता है, नहीं भी हो तो जैसे मैंने बताया था मदर फादर कर सकते हैं केस कि भाई मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हैं और ये सब, ठीक है। फिर और इसमें क्या पढ़ा था सर, इसमें क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम में पढ़ा था कुछ अपने मैंने क्या बोला, ट्रस्ट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया सर, असाइन नहीं करते तो उस तरीके से होगा तो होगा, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कोई ले सकता है इस चीज़ को, या किसी लैंड है जिस पर ऑलरेडी ऑब्लिगेशन आप ले रहे हो तो फिर वो भी, ये भी एक्सेप्शन है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी आप इन कॉन्ट्रैक्ट आ जाओगे, पार्टी बन जाओगे। एंड द लास्ट वन सर कि एजेंट के थ्रू काम किया गया तो प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है। ये कोरोना वाली खांसी नहीं मेरे को तो लोड लेने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा मौसम यहाँ चेंज किया, थोड़ा ये कुछ प्लेस भी चेंज किए तो इस वजह से काफ़ी ठंडा है चारों तरफ, ठीक है। चलो इसी के साथ आपका कंसिडरेशन पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच। यूनिट 1 पूरा हो गया, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 2 पूरा हो गया, कंसिडरेशन, यूनिट 3 अपन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, और मे बी पॉसिबल मैं उसके साथ साथ आपको नोट्स भी, मेरे नोट्स भी आपको दिखाने स्टार्ट कर दूंगा, राइट। आज भी थे मेरे पास लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, ऐसा टेक्निकल इशू हो गए, लेकिन मैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर नोट्स रखूँगा और सारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा आपको। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल कीजिए। और मैं जानता हूँ CA फाउंडेशन के बच्चे थोड़े से कम हैं हमारे पास, इंटर के ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन इंटर के लिए भी मैं जैसे अब वेरी सुन 1-2 दिन में इनकम टैक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।